राजा हरी सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन, इन सब के फैसलों से तय होना था घाटी का भविष्य। भारत मां के मुकुट कश्मीर का फैसला इन चार शख्सियतों के जिम्मे था। जरूरत थी तो एक फैसले की, एक यूनानिमस डिसीजन की, एक मत होकर सर्वसम्मति से फैसला लेने की। पर जो भी हुआ, इन चार लोगों के फैसले के बाद उसने अनिश्चित काल के लिए कश्मीर नामक इस स्वर्ग को, इस जन्नत को दोजख बनाकर रख दिया। इस इलाके में रहने वालों की जिंदगी नर्क बना दी। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक अगर कश्मीर की रक्त रंजित गाथा को देखना चाहते हैं, सत्य की दृष्टि से, सच की आंखों से। 14वीं शताब्दी बीसी, राजा जम्बूलोचन शिकार करते वक्त कश्मीर घाटी के निकट पहुंच जाते हैं। ठीक तभी नदी के किनारे प्रकृति के सौंदर्य से सराबोर इस सरजमी पर उन्हें वो नजारा दिखता है जो इस महान शासक ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। तभी नदी पर एक शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे थे। उसी समय राजा जम्बूलोचन समझ गए, हो न हो ये जमीन बहुत पवित्र है, पाक है। राजा जम्बूलोचन ने तय किया कि यहाँ एक शहर तुरंत बसाया जाए, और वैसा ही हुआ। एक पूरा नगर बसाया गया और नाम दिया गया जम्बू। समय के बीतने के साथ ये नाम जम्बू से बदलते बदलते जम्मू हो गया, आज का हमारा जम्मू कश्मीर। इतिहास बड़ा पुराना है इस घाटी का दोस्तों। ईश्वर ने, उस ऊपर वाले ने जितनी मेहनत इस घाटी को खूबसूरत बनाने में लगाई, मनुष्य ने उतनी ही मेहनत इस धरती को रक्त रंजित करने में लगा दी। कश्मीर और कश्मीरी लोगों पर दमन चक्र सदियों पहले ही शुरू हो गया था। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस धरती पर कभी हिंदुइज्म भी था, बुद्धिज्म भी था और इस्लाम भी था, वह भी एक साथ। 12वीं सदी में एक कलाहान नाम के हिंदू ब्राह्मण थे जो लोहारा वंश के राज में एक मंत्री थे। उन्होंने 8000 संस्कृत छंदों में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया था। कुछ हिस्टोरियंस, इतिहासकारों का मानना है कि कलाहाना भारत के पहले इतिहासकार थे। कश्मीर पर लिखी इस रचना को कलाहाना ने नाम दिया था रजत रंजिनी, यानी राजाओं की नदी। 14वीं ईस्वी में जब मुगलों ने कश्मीर में शासन किया तो उन्होंने कश्मीरियों के हिंदुत्व, बुद्धिज्म दोनों का सम्मान किया, और अकबर ने तो निजामुद्दीन फरिश्ता और अबुल फजल को कहकर कलाहाना की रचना रजत रंजिनी को उर्दू भाषा में अनुवाद करने के आदेश भी दिए। नाम रखा बहारिस्तान शाही, जिसका मतलब भी राजाओं की नदी ही होता है, और तारीख कश्मीर नामक 2 अनुवादों को सार्वजनिक करने के आदेश दिए। मुगलों का राज करने का अपना एक नियम था। वह इस्लाम का प्रसार करना चाहते थे लेकिन लोगों का दमन कर नहीं। लेकिन फिर वहीं एक मुगल शासक शक्ति में आया जिसका नाम था सुल्तान सिकंदर। उसने काफी नुकसान पहुंचाया हिंदुओं को। नॉन मुस्लिम्स पर अत्याचार हुए, उन पर ज्यादा कर यानी कि टैक्स लगाए गए, जबरन धर्मांतरण कराया गया। बाद में जिसकी भारी कीमत सुल्तान सिकंदर को चुकानी पड़ी थी। तब कश्मीर में एक ऋषि हुए थे, नाम था नंद ऋषि। जानकर शायद आप लोगों को हैरानी होगी कि उन्हें मुस्लिम शेख नूरुद्दीन नूरानी के नाम से जानते थे। उन्होंने शिव की आराधना करने वालों, इस्लामिक लोगों और सूफी संस्कृति का समावेश कर धर्म का प्रचार किया, और किसी तरह समानता समाज में वापस आई। जिन सुल्तानों ने 1354 से लेकर 1470 एडी वाले कालखंड में राज किया, उन्होंने इस्लाम के अलावा दूसरा धर्म मानने वालों को भी समान दर्जा दिया। जब अकबर ने कश्मीर को सीधे मुगल शासन के अंतर्गत लिया, तभी भी धार्मिक सहिष्णुता बरकरार थी। अकबर ने श्रीनगर को अहम पहचान दिलाई, कई विकास कार्य करवाए गए, लेकिन फिर औरंगजेब का शासन आया और धार्मिक सहिष्णुता फिर तार तार हुई। गैर इस्लामियों पर जुल्म हुए, हिंदुओं पर यह दमन चक्र चला नादिर शाह के काल तक, और फिर उसके बाद आया 1820 से लेकर 1846 एडी के बीच का सिख रूल। 4 सदियां मुस्लिम राज के बाद अब आया सिख राज। देखिए दमन चक्र कैसे पलटता है। अब शासन पंजाब के राजा रंजीत सिंह के हाथों में था। चूंकि अब कश्मीर मुस्लिम बहुल हो चुका था, तो अब दमन चक्र में पिसने की बारी थी मुस्लिमों की। मुस्लिमों पर अत्याचार शुरू हुए, मस्जिदें तोड़ी गईं, आजान पर पाबंदियां लगा दी गईं, भारी कर वसूले गए गरीब मुस्लिम जनता से, और ये दमन चक्र चलता रहा महाराज रंजीत सिंह के पूरे राज के दौरान। उसके बाद 1832 में आया सूखा। रंजीत को विद्रोह का डर लगा। भारी कर वसूली करने से आम कश्मीरियों की कमर टूट चुकी थी। इस विद्रोह को कुचलने के लिए रंजीत सिंह ने बिना ब्याज के उधार का बंदोबस्त कर दिया। मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं थे। इस उधार नीति से
केवल उनका शोषण ही हुआ, लेकिन विद्रोह टल गया। यह वह समय था कश्मीर के इतिहास में जब कश्मीरी शॉलों का चलन चला पूरे पश्चिमी देशों तक। कश्मीरी शॉलों ने काफी वाहवाही बटोरी और व्यापार ने किसी तरह सूखे से उबरने में कश्मीरियों की मदद की। 1846 में रंजीत सिंह देव के ग्रैंड नेफ्यू यानी कि भाई के पोते महाराज गुलाब सिंह ने कश्मीर की कमान संभाली और कश्मीर में शुरू हुआ डोगरा राजाओं का शासन। लेकिन तब तक ब्रिटिशर्स और सिखों की खालसा आर्मी के बीच जंग छिड़ चुकी थी। गुलाब सिंह ने चालाकी दिखाई और युद्ध में हिस्सा नहीं लिया सिखों की तरफ से, बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया और सर हेनरी लॉरेंस जो कि अंग्रेजों के ब्रिगेडियर थे उनके मुख्य सलाहकार बन गए। उन्होंने ब्रिटिशर्स की मदद की, अमृतसर ट्रीटी की और लाहौर का राज्य 10 मिलियन रुपयों में अंग्रेजों को बेचने में सहयोग किया। यही नहीं, उन्होंने खुद कश्मीर की बड़ी रियासत 7.5 मिलियन रुपीस में बेची। गुलाब सिंह ने सिखों की जमीन की एवज में जो उन्हें धन दिया और ब्रिटिशर्स से जो संधियां कराने में जो मदद की, इसका फायदा उन्हें ब्रिटिश राज से मिलता रहा और वह जम्मू कश्मीर के अगले राजा बना दिए गए। महाराज गुलाब सिंह डोगरा शासक थे और इनके ब्रिटिशर्स के प्रति वफादारी थी। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि डोगरा राजाओं ने अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 के विद्रोह के दौरान गुलाब सिंह ने अंग्रेज अफसरों की बीवियों और बच्चों को कश्मीर में पनाह दी थी और भारतीय विद्रोहियों के द्वारा मदद मांगे जाने पर भी कश्मीरी फौज नहीं भेजी थी, बल्कि गुलाब सिंह के झंडे के नीचे कश्मीरी फौज अंग्रेजों की तरफ से लड़ी थी। गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रणबीर सिंह के हाथों कश्मीर की कमान आई। पूरे डोगरा शासकों के राज के दौरान दमन चक्र मुस्लिम बहुसंख्यकों पर चलता गया। डोगरा शासकों की नीतियों की वजह से कई कश्मीरी कश्मीर छोड़कर उस वक्त के पंजाब में बस गए जो अब पाकिस्तान में आता है। ये दमन चक्र रणबीर सिंह के शासन में भी चलता रहा और उसके बाद 1925 में राजगद्दी संभाली राजा हरि सिंह ने। इस वक्त भी मुस्लिम बहुल कश्मीर दमन चक्र की चपेट में ही था और तभी देश आजाद हो गया। 1947 एक और जहां देश आजाद हुआ था, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की शातिर नीतियों की वजह से दो फाड़ बट भी गया था, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में। जैसे ही ये हुआ, कश्मीर के पुंछ इलाके के लोगों ने विद्रोह कर दिया सालों से चलते आए डोगरा शासकों के दमन के खिलाफ और कश्मीर के एक भाग पर कब्जा कर लिया और नाम दिया आजाद कश्मीर। ये विद्रोह वहां के असली कश्मीरियों ने किया था सदियों का दमन झेलने के बाद। अभी तक पाकिस्तान इस फ्रेम में नहीं था। अब ब्रिटिशर्स के लिए हमेशा वफादार रहने वाले डोगरा वंश के शासक हरि सिंह को भय हुआ कि कहीं उनका तख्ता पलट न हो जाए, कहीं उन पर आक्रमण न हो जाए, और जैसा उन्होंने सोचा वैसा ही हुआ। कश्मीर के एक भाग को विद्रोह से आजाद कराने वाले पुंछ विद्रोहियों को ऐसा लगा कि वे थोड़ी और ताकत लगाएंगे तो पूरा कश्मीर आजाद करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के लिए बहुत ही गलत मददगार को चुना। उन्होंने पाकिस्तान के आधिपत्य वाले पंजाब फ्रंट के पश्तूनों को चुना और पाकिस्तान की नजरें तो पहले से ही कश्मीर पर थी, सो उन्होंने मदद की उन पुंछ विद्रोहियों की। एक और सिलसिला चला मारकाट दंगे फसाद का। अब ब्रिटिशर्स के खास डोगरा शासक हरि सिंह को लगा कि उनको बहुत खतरा है और जनता विद्रोह करेगी, सो उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुस्लिम बहुलता के कारण कश्मीर का विलय पाकिस्तान के साथ बेहतर होगा बनिस्बत भारत की। पर हरि सिंह खुद कश्मीर का विलय नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किए पाकिस्तान के साथ, लेकिन ऐसा कोई भी एग्रीमेंट इंडिया के साथ नहीं किया। जब कश्मीरी लोगों का विद्रोह उग्र हुआ तो हरि सिंह ने उस वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन को मदद की गुहार लगाई, लेकिन डोगरा शासकों की वफादारी के बावजूद नेहरू और माउंटबेटन ने मिलकर हरि सिंह से विलय करवा लिया। अब कश्मीर भारत का था, लेकिन चूंकि हरि सिंह ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ साइन किए थे, सो पाकिस्तान को ठगा सा महसूस हुआ और उसने पुंछ विद्रोहियों को, जो कि असली कश्मीरी थे और हक की लड़ाई कर रहे थे, दमन चक्र से आजाद होने के लिए उन्हें बहकाना शुरू कर दिया। कई पश्तूनों को, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के ट्रेंड सोल्जर्स थे, उन्हें आजाद कश्मीर में घुसपैठ करवाई। 1948 में भारत ने कश्मीर विवाद पर यूनाइटेड नेशन की मदद मांगी, लेकिन समझौते के आधार पर यूनाइटेड नेशन ने दोनों देशों को कश्मीर से मिलिट्री यानी कि फौज हटाने के आदेश दिए। यूनाइटेड नेशन का मत था कि कॉन्फ्लिक्टेड एरिया को डीमिलिटराइज कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी सीज फायर की संधि हुई और यूनाइटेड नेशन ने यह कह दिया कि कश्मीर की जनता तय करे उसे किसके साथ रहना है, पाकिस्तान, भारत या एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता है। जनमत संग्रह की बात की गई, लेकिन चूंकि आजाद कश्मीर कहा जाने वाला इलाका पाकिस्तानी घुसपैठियों के कब्जे में था और असली कश्मीरी पुंछ विद्रोही कहीं दब से गए थे, सो ये कहा जाना मुश्किल था
कि जनमत संग्रह निष्पक्ष होगा, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिए पाकिस्तान की तरफ ही झुकेंगे और जनमत संग्रह को प्रभावित करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सो ये तरीका सही नहीं था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन में जाकर गुहार लगाई थी कि पहले आजाद कश्मीर से पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकालकर बाहर करना चाहिए, उसके बाद जनमत संग्रह कराना चाहिए। इसके लिए यूनाइटेड नेशन को अपनी पीस कीपिंग फौज की टुकड़ियां डिप्लॉय करनी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा ही रहस्यमय मामला है कि पश्चिमी ताकतों से चलने वाले यूनाइटेड नेशन ने इसके लिए कोई भी कदम नहीं उठाए और कश्मीर एक विवादित जमीन बन गई। पता नहीं कब आजाद कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, पीओके बन गया। 1987 में कश्मीर में फिर विद्रोह शुरू हुआ। JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बना और इसके पीछे हो न हो पाकिस्तानी सरकार का ही हाथ था, जिन्होंने उस वक्त डोगरा शासन के विरुद्ध हक की लड़ाई लड़ने वाले कश्मीरियों को बहकाया था। उन्होंने फिर से अब भारत के आधिपत्य वाले कश्मीर में नफरत के बीज बो दिए थे और इस तरह ये दमन चक्र अभी भी वादी को रक्त रंजित कर रहा है। अभी भी असली कश्मीरी को न्याय नहीं मिला है और शायद नहीं मिलेगा। बड़े ही दुख की बात है कि पाकिस्तानी कश्मीरियों के हक की बात करता तो है, लेकिन मरता सिर्फ असली कश्मीरी है। इस बात को मानना होगा। राजा हरि सिंह, मोहम्मद अली जिन्ना, नेहरू और माउंटबेटन ने मिलकर कश्मीर को दोज़ख में धकेल दिया है, नर्क बना दिया है। भारत माता के मुकुट पर खून के छींटे जो पड़े हैं वह जिद्दी पाकिस्तान और उस वक्त के भारतीय नेताओं की वैचारिक पैरालिसिस की वजह से पड़े हैं। काश उस वक्त के नेताओं ने अपने हितों की बजाय एक बार कश्मीर